दर्शकों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके और अपने पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। दर्शकों सबसे पहले तो बता दूं, आज बहुत खास कार्यक्रम है क्योंकि इसमें जो विषय हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे रोज़मर्रा का विषय है और बहुत लाभदायक विषय है जिसके बारे में जानकारी होना हम सबको अत्यंत आवश्यक है। और इसमें यह भी बता दूं कि आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज का विषय बता दूं क्योंकि विषय के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे ना कि ऐसा क्या विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम जिस पर बात करेंगे वो विषय है खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में। इस पर हमें जानकारी देंगे श्री देवेंद्र दुबे जी, जो कि सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में। देन हम उसके पश्चात बात करेंगे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों का बढ़ते प्रभाव के बारे में। इस पर हमें विस्तृत तौर से जानकारी देंगे श्री अखिलेश दुबे जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हैं भोपाल। उसके पश्चात हम बात करेंगे हमारी आज की मेहमान से, जो कि हैं शिप्रा तिवारी जी, इवेंट मैनेजर हैं मिंटो हॉल भोपाल। तो चलिए, आपको फ़ोन करना है, नंबर भी नोट करना है कि नहीं? तो फिर चलिए जल्दी से पेन पेपर उठाएं और नंबर नोट करें 0755-266-0049, 0755-266-0049। एक टोल फ्री नंबर भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1800-233-0040, 1800-233-0040। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नंबर नोट कर लिए होंगे और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की तिथि देख लेते हैं। आज की तिथि क्या है? तो आज की जो तिथि है वो है विक्रम संवत 2080 भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी। दिनांक है 22 सितंबर और दिन है शुक्रवार। चलिए, जब हमने तिथि देख ली तो इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं, क्या कुछ खास था आज के दिन के उसमें। सन 1539 में सिख संप्रदाय के पहले गुरु नानक देव जी का करतारपुर में निधन हुआ था। 1862 में राष्ट्रपति लिंकन ने 1 जनवरी को सभी राज्यों के गुलामों को मुक्त करने का आदेश दिया। 1955 में आईटीवी को यूनाइटेड किंगडम में पहले वाणिज्यिक टेलीविज़न नेटवर्क के रूप में स्थापित किया गया था। सन 2007 में नासा के एयरक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर गुफाओं जैसी 7 आकृतियों का पता लगाया था। तो ये था आज का इतिहास। मैं आपको ये बताता हूँ आज के दिन का खास क्या है। आज के दिन में खास क्या है? आज का दिन जो है वो रोज़ डे के नाम से जाना जाता है। क्यों रोज़ डे? ये वो रोज़ डे नहीं है जो हम सामान्यतः मनाते हैं। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए है, उनके वेलफेयर के लिए है, उनको ये उम्मीद जगाने के लिए है कि वो भी ठीक हो सकते हैं। ये मेलिंडा रोज़ नाम की एक बच्ची के याद में मनाया जाता है जो कि 12 साल की थी और जिसे ब्लड कैंसर नाम की एक रेयर बीमारी हुई थी। देन उसके पश्चात ये आज हमारा वर्ल्ड राइनो डे है। राइनोसोरस जो एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रजाति है, वो विलुप्त होती जा रही है। उनकी रक्षा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए आज का हम विचार जान लेते हैं। सुबह हो गई है, सुबह शुरुआत हम थोड़ा विचार से करें। सुविचार क्या है आज का? मेहनत कर, लोभ को त्याग कर और न्यायोजित साधनों से धन कमाना चाहिए। ये पंक्तियाँ थी गुरु नानक देव जी की। चलिए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं गणपति उत्सव चल रहा है और कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत हम विघ्नहर्ता को स्मरण करके करते हैं। तो आइए एक गणपति जी का भजन सुनते हैं।
गजानन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति वंदन गाओ मंगल भजन सुनाओ गणपति वंदन गाओ मंगल भजन सुनाओ गौरी नंदन के गुण गाओ शिव नंदन को आज मनाओ गौरी नंदन के गुण गाओ शिव नंदन को आज मनाओ फूलों की अंकुरियां बरसाओ मंगल भजन सुनाओ गणपति वंदन गाओ मंगल भजन सुनाओ सिद्धि के तुम दाता बुद्धि तुम ही देते रिद्धि सिद्धि के तुम दाता बुद्धि तुम ही देते बिगड़े सारे कामों को तुम पल में हल कर देते पल में हल कर देते गौरी नंदन के गुण गाओ शिव नंदन को आज मनाओ गौरी नंदन के गुण गाओ शिव नंदन को आज मनाओ फूलों की अंकुरियां बरसाओ मंगल भजन सुनाओ गणपति वंदन गाओ मंगल भजन सुनाओ गणपति बप्पा मोरिया। पुनः स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम में। चलिए हम आज के पहले विषय पर चर्चा करते हैं, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में, जिस विषय पर हमें विस्तृत तौर से जानकारी देंगे श्री देवेंद्र दुबे जी, जो कि सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये विभाग कब और क्यों बनाया गया था, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी? जैसे खाने पीने की चीज़ों में मिलावट का एक जो कहें कि एक जो गलत प्रथा है या गलत काम करने का जो तरीका है वो लंबे समय से रही होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत आसान होता है मिलावट करना और इसलिए इसमें प्रॉफिट होता है,
कई बार तो ऐसे होता है कि अनचाहे रूप में मिलावट हो जाती है, क्योंकि मिलावट केवल और किसी चीज़ को मिलाना ही मिलावट नहीं होता। अब जैसे गेहूं में या चावल में लंबे समय तक अगर रखे हुए हैं, उसमें कीड़े पड़ जाना या मॉइस्चर पड़ जाना और क्लाइमेट के कारण, मौसम के कारण, ये भी एक मिलावट का तरीका है। तो मिलावट को रोकना चाहिए, या चीज़ों को के रखरखाव में इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा ना बदले और लोगों को जब वो खाने को मिले तब उसकी क्वालिटी ऐसी रही कि जब उसको खाया जाए तो उससे किसी को नुकसान ना हो। सबसे शुरुआती दौर में तो एक नुकसान ही का ध्यान रखा जाता था कि उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए जैसे इंडिपेंडेंस जो इंडिया को मिला, उसके तुरंत बाद 1954 का में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट लगा, जिसमें खाद्य निरीक्षक हुआ करते थे। और मध्य प्रदेश में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे लोकल बॉडीज़ में, जैसे नगर निगम हो गए, नगर पालिका में, लोकल बॉडीज़ में जो स्वास्थ्य का जो अमला हुआ करता था, उनमें किसी को असाइन किया जाता था और फूड आर्टिकल्स की सैम्पलिंग वगैरह होती थी। बहुत एलिमेंट्री लॉ था। उसके बाद धीरे धीरे जब रिक्वायरमेंट हुई तो उसमें और भी नियम कानून और जुड़ते रहे और ऐसे धीरे धीरे ये बना। लेकिन इसके बाद भी आप ये समझें कि 60s से कानून समाज के बीच में था और मिलावट को रोकथाम करने के लिए जो उपाय हैं या तौर तरीके वो अपनाए जाते रहे। लेकिन 2011 के बाद से जो एग्जिस्टिंग लॉ है अभी, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, इसकी ज़रूरत महसूस हुई होगी और इसलिए भी पड़ी होगी क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ये है हमारे बिज़नेस के लिए ओपन हुए। बहुत सारे बाहर से जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में, और साथ साथ में इंडिया की जो कमोडिटीज़ है जो हम यहाँ पर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में उनका जाना शुरू हुआ। अब एक सिनर्जी होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड्स की सिनर्जी होना चाहिए कि दूसरे देशों में जहाँ पर हम, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, उन कंट्रीज़ में अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो जाएगा तो इस तरह का वो ना हो कि वहाँ से आपके जो कंसाइनमेंट है वो लगातार रिजेक्ट होते रहें। तो आपको इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को बनाने पड़ेंगे। और इसलिए जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस है वो मतलब फूड्स आर्टिकल्स में वो एक बड़े पैमाने पे हुई, और 2011 से जो कानून बना है वो अभी प्रिवेल कर रहा है। और इसमें केवल फूड आर्टिकल्स को स्टैंडर्डाइज्ड करने की बस बात नहीं है, बल्कि जिन जगहों पे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज़ आप कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ पे उनको रखरखाव होता है, स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ हैं, इन सभी फैसिलिटीज़ में उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो चीज़ें आप जो मशीनरीज इंस्टॉल करते हैं, उन सब पर भी बहुत ध्यान दिया जाने लगा। जिससे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ही है, कोई चीज़ एक जगह से आप दूसरी जगह लेकर जाते हैं और उसको आपको लोअर टेम्परेचर पर लेकर जाना है, लेकिन अगर वो कंडीशन हम आपको नहीं देंगे, -18 डिग्री पे अगर किसी चीज़ को कैरी करना है और वो नहीं उसको दिया जाता है, और से उसको आपने थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे किया, -10 डिग्री किया, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते समय वो ऐसे होते हैं कि इरिपेरेबल होते हैं। आप उसके बाद कितनी भी लोअर टेम्परेचर आप उसको रख लें, वो आप डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हर एक जगह पर जहाँ पर इसको फूड बिजनेस होता है, फूड बिजनेस जहाँ भी कंडक्ट होता है, उस पर हमें कैसे कंडीशंस को मेंटेन करना है, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था जो इस नए कानून में जोड़ा गया और जिसको हम अब मॉनिटर करते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो मिलावट को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मिलावट हो सकती है, चाहे वो जानकर हो या अनजाने में हो, क्योंकि लोग आजकल के बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उसको रोकथाम करने के लिए ये कानून बनाया गया। सर, हम इस पर ये जानना चाहेंगे, इसमें नियम क्या रहते हैं और इनके उल्लंघन करने पे इसमें क्या कोई दंड रहता है, क्या सज़ा दी जाती है, किस प्रकार से इसको देखा जाता है? देखिए, बेसिक नियम तो हम समझें कि सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन को समझें कि फूड आर्टिकल के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हैं, उन सभी को उनके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए नेचुरल कंडीशन में। जैसे दूध है, और दूध नेचुरली हम दूध कहीं से लेकर आए, वो दूध किस तरह का, उसके स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसमें फ़ैट कितना होना चाहिए। तो उस सभी कंटेंट्स को, सभी जितने भी फूड आर्टिकल्स अवेलेबल है नेचुरली, उन सबको सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करना। साथ में जितने भी फूड बिजनेस आउटलेट्स हैं, फैक्ट्री से लेकर रिटेल आउटलेट, तो यहाँ पर किस तरह की हाइजीन कंडीशंस मेंटेन करना, सारे रूल्स और रेगुलेशन जो गाइडलाइन है इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं।
बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कि इस कानून में नई इसलिए की गई हैं क्योंकि मिलावट केवल मिलावट करने से, किसी चीज़ को मिला देने से ही मिलावट नहीं होता, बल्कि इवन रखने की कंडीशंस जो होती हैं उस पर भी मिलावट हो जाती है या स्टैंडर्ड से भटकाव हो जाता है। चीज़ें जैसी डिज़ायर्ड है, जैसी होना चाहिए, उससे उनमें थोड़ा बहुत चीज़ों में बदलाव आता है। इन सब चीज़ों को रोकने के संबंध में सारे नियम हैं और साथ में जो दंडात्मक प्रावधान इसमें है, अगर कोई छोटा वायलेशन होता है तो उसके लिए पेनल्टीज़ हैं, उसके लिए सेपरेट कोर्ट्स हैं और सेपरेट कोर्ट्स होने का कारण ये भी है कि फास्ट बहुत तेज़ी से इसमें निर्णय बहुत तेज़ी से होते हैं। तेज़ी से निर्णय होने से एक इम्पैक्ट जल्दी आता है, लोगों को ये तुरंत पता चलता है कि हमने कोई गलती की तो उसकी सज़ा इस तरह से हमें मिली है। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीवियर ऑफेंस करता है, कोई इस तरह से अपराध करता है, मिलावट इस तरह से करता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई गलत एक्शन हो जाए, तो ऐसे में इम्प्रिजनमेंट है, कारावास की सज़ा है। क्यों प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है, उसमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कोई जिसको हम आरोपी कह रहे हैं क्या वो दोषी है कि नहीं है। ये जो भारत की जो अपनी न्याय व्यवस्था है उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन एक ये बात इंश्योर होती है कि क्या गलती की गई थी और वो सज़ा का पात्र है कि नहीं है। तो दोनों तरह से जो सज़ाएं हैं और जुर्माने हैं उससे दंड जो है वो कल्प्रेट को या जो भी गलत काम करता है उसको दिया जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर आप मिलावट करेंगे तो सज़ा के हकदार होंगे और आपको न्यायिक उस तौर पे सज़ा मिलेगी ही। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी की भी सेहत के साथ ना खेलें, चाहे वो जानकर हो अनजाने में हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक बार सड़ गई तो ज़रूरी नहीं वो दोबारा ठीक हो पाए, उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सर यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग दुकानें हैं, इसमें आप लोग का डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार से निगरानी करता है? क्योंकि डिपार्टमेंट में एक लिमिटेड ऑफिसर्स रहते हैं पर उसको निगरानी करने के लिए बहुत बड़ा एरिया रहता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है हर शहर में काफ़ी दुकानें रहती हैं, होटल्स रहती हैं, तो ये आपका डिपार्टमेंट किस प्रकार से इसमें काम करता है? देखिए, जो गाइडलाइन है FSSAI हमारे लिए गाइडलाइन बनाता है और गाइडलाइन में अभी एक बेहतर तरीके से हम मॉनिटरिंग कर सकें उसके लिए शेड्यूल्स बनाए गए हैं। हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया हुआ है। हाई रिस्क एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पर ज़्यादा इस बात का खतरा है कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, जहाँ पर मीट एंड मीट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे जगहों पर शेड्यूल ऐसा किया गया है कि आपने साल में 2 बार उनका इंस्पेक्शन होना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रीमाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी साल में 2 बार होना चाहिए। अगर विभाग का पहुंच इन जगहों पे साल में 2 बार भी होता है तो भी जो अगर कोई गलतियां होती हैं इन जगहों पे तो उसमें सुधार बहुत जल्दी तेज़ी से होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जहाँ पे जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अब से जैसे पनीर जहाँ पे बनाया जाता है, तो ये बहुत तेज़ी से ख़राब होने वाले फूड आर्टिकल्स होते हैं और इनमें कंटेमिनेशन बहुत तेज़ी से आता है, बहुत आसानी से आता है। साथ में इनमें मिलावट की आशंकाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे पनीर के मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे फैट एक्सट्रैक्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है। एलियन फैट को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। सही, जैसे मिल्क फैट है उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसकी जगह थोड़ा जो सस्ता है जैसे सोया ऑयल है, इसका फैट आपने मिला के उसके बाद फिर आपने पनीर बना दिया। तो जहाँ पर मिलावट की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं, शेड्यूल इस तरह का है कि वहाँ पे साल में 2 बार हमें इंस्पेक्शन करना है। लेकिन जहाँ पर जैसे रिटेल शॉप है, रिटेल शॉप में अब हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर फूड आर्टिकल पैक्ड कंडीशन में आते हैं, तो पैक्ड कंडीशन में आने के बाद अब जो स्कोप हो गया उस स्तर पे कि मिलावट किया जा सके, एडल्ट्रेशन किया जा सके, वो बहुत नैरो है, बहुत कम हो गया। तो ऐसे में लेकिन थोड़ा दूसरी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को बेचा जाए, ये बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है। कई बार एक्सपायर्ड प्रोडक्ट के ऊपर जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इससे ज़्यादातर ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ये चीज़ें बहुत देखने को आती है। तो एक जो फूड आउटलेट्स हैं उन सभी को कैटेगराइज करना और कैटेगराइज करके एक शेड्यूल बनाना कि किस तरह की फूड प्रीमाइसेस को आपको ज़्यादा इंस्पेक्ट करना है और किसको आप कम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे हम उसको इंस्पेक्शन करते हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन सभी जो आउटलेट्स हैं उसमें हमारी पहुंच और एक सही तरीके से हो सकती है।
जी 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 बिल्कुल। तो यानी कि जहाँ पर भी पनीर, पनीर से जुड़े प्रोडक्ट्स, मिल्क से जुड़े प्रोडक्ट्स या फिर मीट से जुड़े प्रोडक्ट्स या फिर जहाँ पर भी बैक्टीरियाज पनप सकते हैं, ऐसी जगहों पे ज़्यादा निगरानी की जाती है। तो आप लोग सावधान हो जाएं, जो भी इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, आप पे निगरानी की जा रही है। अब खाने की बात हो गई, और आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, इनके बारे में काफ़ी सुन रहे हैं। मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाएं और हमें फ़ोन लगाएं। तो चलिए हम देखते हैं, आगे बात करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बढ़ते प्रभाव के बारे में। और इस विषय पर विस्तृत तौर से हमें जानकारी देंगे श्री अखिलेश दुबे जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हैं भोपाल। नमस्कार अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप आज के कार्यक्रम में। सर, प्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मलेरिया और डेंगू होता कैसे है, और खात्मे में इसमें चिकनगुनिया के भी बारे में बताएं कि ये होते कैसे हैं। जी सर, ये वेक्टर बोरोन डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम एक चलता है, जिसमें वेक्टर से वाहक जनित रोग जो होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फाइलेरिया और एक जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये बीमारियां ख़ास तौर पे हैं जो मच्छर के कारण ही फैलती हैं। इसमें यहाँ पर जो है भोपाल में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि मच्छर के कारण जहाँ पर भी गंदगी होगी वहाँ मच्छर पनपेंगे तो आप बीमारी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सर, मैं आगे ये जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति, एक सामान्य जन कैसे पहचाने कि ये डेंगू के लक्षण है, मलेरिया के लक्षण है कि चिकनगुनिया के लक्षण है, क्या इनमें कोई अंतर है, थोड़ा सा समझाएं। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि इन बीमारियों के मच्छर अलग अलग हैं और सिम्टम्स अलग अलग हैं, उपचार अलग अलग हैं। जहाँ तक मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो आपके घर के अंदर साफ़ पानी में रहता है और रात में काटता है, इससे मलेरिया होता है। और डेंगू जो है वो एक अलग प्रकार का मच्छर है जिसका नाम है एडीज़। ये एडीज़ मॉस्किटो जो है ये घर के अंदर रहता है और दिन में काटता है, डे बाइटिंग मॉस्किटो है ये। इसी मॉस्किटो से डेंगू और इसी मॉस्किटो से चिकनगुनिया होता है। डेंगू और चिकनगुनिया का फैलाने वाला मच्छर तो एक ही एडीज़ है, लेकिन पैरासाइट दोनों के अलग अलग हैं। डेन वायरस जो होता है, डेन वायरस, उससे डेंगू फैलता है, और चिक नाम का जो वायरस होता है उससे चिकनगुनिया फैलता है। इनको फैलाने का काम मच्छर करता है, दोनों के वायरस अलग अलग होते हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि सिम्टम्स, तो सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, जांच की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। मलेरिया जो है उसकी जांच के लिए हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हम गांव स्तर पर आरोग्य केंद्र उपलब्ध हैं, वहाँ पर आशा के द्वारा आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी आ गई है, उसके द्वारा तत्काल जांच करके उसका पहचान की जा सकती है। दूसरा तरीका जो है वो रक्त पट्टी जैसा दिखाया गया है कि बनाई जाती हैं, तो बुखार आने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास यदि जाएंगे तो रक्त पट्टी संग्रहित करेगा और उस रक्त पट्टी की जांच प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिला स्तर पर कई जगह पर उपलब्ध है। जहाँ तक डेंगू का सवाल है, डेंगू की जांच रक्त पट्टी से नहीं होती और रैपिड डायग्नोस्टिक किट से होती ज़रूर है, मगर वो भारत सरकार के द्वारा मान्य नहीं है। इसके लिए एलाइजा टेस्ट एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जो भोपाल में 5 जगह पर उपलब्ध है, जहाँ पर मैं उन 5 का नाम भी बताना चाहूँगा। एम्स, गांधी मेडिकल कॉलेज, जेपी हॉस्पिटल, बैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल और BMHRC भोपाल गैस राहत, इन जगह पर एलाइजा टेस्ट होता है। उस एलाइजा टेस्ट के द्वारा डेंगू की और चिकनगुनिया के केसों की पुष्टि हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि इनके टेस्ट किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या बीमारी होती है। पर डॉक्टर साहब, बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है अखिलेश जी, हम ये देखा जाता है कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, आदमी यही नहीं समझ पाता। इनफैक्ट प्रारंभिक लक्षण पहचान ही नहीं पाता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे एम्स जाना चाहिए या मुझे मलेरिया के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाना चाहिए। तो क्या इन दोनों के लक्षण में क्या अंतर है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। उसके लिए सबसे पहले तो उसको उसके निकटस्थ जो भी स्वास्थ्य संस्था है वहाँ पर जाकर चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। जी। जहाँ तक पहचानने की सवाल है तो मलेरिया जो है उसमें जो उसके मुख्य लक्षण हैं, तेज़ बुखार आता है, ठंड लगती है, ठंड लगना उसका प्रमुख लक्षण है, और बुखार चढ़ता और उतरता रहता है, लगातार बुखार नहीं रहता, ये मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद चिकित्सक के द्वारा आप जब परीक्षण कराएंगे तब मलेरिया में भी 2 प्रकार का मलेरिया होता है। एक
अभी हम सामान्यतः मलेरिया कह देते हैं, लेकिन जब आप परीक्षण कराएंगे तब आपको ये पता चलेगा ये कौन सा मलेरिया है। यहाँ पर वाइवेक्स और फैल्सीपेरम 2 प्रकार की मलेरिया है। इन दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। अगर वाइवेक्स है तो आपको 14 दिन का उपचार दिया जाएगा, जो औषधि आपको 14 दिन तक सेवन करना है। फैल्सीपेरम है तो उसमें 3 दिन का उपचार रहता है। फैल्सीपेरम ज़्यादा खतरनाक है। आपने सुना होगा कि मस्तिष्क में मलेरिया में स्थिति बिगड़ने पर मस्तिष्क ज्वर की स्थिति आ जाती है, जिसे फैल्सीपेरम मलेरिया कहते हैं, जिसमें रोगी की डेथ भी हो सकती है। तो वो अलग अलग उपचार जो है वो परीक्षण करने के बाद आपको स्वास्थ्य संस्था द्वारा दिया जाएगा। डेंगू की जहाँ तक बात है, डेंगू के प्रमुख लक्षण जो हैं, डेंगू में बॉडी में रेशेज, चत्ते जैसे जो आ जाते हैं, तो इससे एक अनुमान लग सकता है कि डेंगू है, और बुखार भी आता है। लेकिन इसका कन्फर्म टेस्ट जब चिकित्सक आपको दिखेगा और वो ये समझेगा कि डेंगू की संभावना है, तब वो आपको किसी भी स्वास्थ्य संस्था पर, जहाँ पर मैंने बताया वहाँ पर जांच के लिए भेजेगा। और एलाइजा टेस्ट होने के बाद ही, एक बात मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि जो रैपिड कार्ड से हम जांच करते हैं एंटीजन से, इससे एक अनुमान तो लग जाता है, लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा मान्य नहीं है। 100% कन्फर्मेशन एलाइजा टेस्ट के पश्चात ही होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एक वायरल डिसीज़ है, इनका कोई उपचार नहीं है। इसमें केवल पैरासीटामोल के द्वारा बुखार को उतारने की कोशिश की जाती है। कुछ केसों में जहाँ मरीज की उम्र बहुत ज़्यादा है, एनीमिक है, अदर इन्फेक्शन है, उसको डायबिटीज़ है या एनीमिक है, तो इस कंडीशन में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। तो प्लेटलेट की संख्या भी घबराने की कोई बात नहीं है। सामान्यतः 10-20 हज़ार तक भी ठीक है। इससे कम यदि प्लेटलेट होती है तो उसमें फिर ब्लड को ट्रांसफ्यूजन दे करके प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें भी जैसे मैंने देखा एक पैनिक से क्रिएट हो जाता है। 95% केसों में डेंगू में केवल आराम किया जाए, पपीते का जूस आजकल बहुत चल रहा है, और लिक्विड जूस जो है इनका अधिक से अधिक सेवन करके मरीज स्वस्थ हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि इसके लक्षण क्या हैं और किस प्रकार से पहचाना जा सकता है कि मलेरिया के हैं कि डेंगू के हैं। आप सोच रहे हैं ना, बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं ना, तो हमारे फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जल्दी से कॉल करके बाकी कोई भी प्रश्न आपके मन में हो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी, मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि एक आम व्यक्ति किस प्रकार से इसमें सहायता करता है कि जब खाद्य और सुरक्षा की बात आती है, खाद्य सुरक्षा स्वच्छता की बात आती है, तो एक आम व्यक्ति, आम जन इसमें क्या सहायता कर सकता है? मुझे लगता है कि 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो आपको खुद ऐसे बुरे अनुभव हो सकते हैं, आपको इस तरह के फूड आर्टिकल बेच हो सकता है बेच दिया गया हो। कई बहुत बार हमारे पास कॉल्स आते हैं कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचा है, या कोई चीज़ हमने केक खरीदी है, उसको जब केक हमने कट किया तो उसमें स्मेल आ रही है। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अगर आपने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके साथ ही कोई गलत प्रोडक्ट बेचने की जैसी कोई घटना हुई है, तो आप विभाग में संपर्क करें। जहाँ जहाँ भी आप शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करने की आपको जो भी जरिए उपलब्ध हैं उनसे आप उसमें शिकायत कर सकते हैं। पहला काम तो ये करना चाहिए। दूसरा इसके साथ साथ ये है कि आपकी लोकेलिटी में जहाँ भी आपको जानकारी मिल रही कि कुछ गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत गंदगी में कोई खाना बनाया जा रहा है, बेकरी की बहुत सारी ऐसे फैक्ट्रीज होती हैं जो जिसमें गंदगी होती है, तो ऐसी इसकी बात की शिकायत करना चाहिए। तो एक तो पहला हो गया कि आप खुद एनकाउंटर आपके साथ हो इन सब चीज़ों का। सेकेंडली आप थोड़ा सा और ऊपर उठते ही सामाजिक दायित्व जो हमारा होता है उसका निर्वहन करते हुए अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ चल रही तो उसको आप विभाग के सामने या किसी के भी सामने रखें। इन दोनों चीज़ों से आप हमारी मदद कर सकते हैं और पूरे के पूरे समाज की मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, मैं आपसे यहाँ पर यही जानना चाहूँगा कि क्या कोई फ़ोन नंबर भी है जिस पे एक सामान्य व्यक्ति फ़ोन लगाए, या कोई मेल आईडी है जिस पे मेल कर सके और अपनी शिकायत दर्ज करा सके? हाँ, जैसे हमारा भोपाल में जो मुख्यालय है उसका उसमें हमें एक कंप्लेंट के लिए नंबर हमने अवेलेबल कराया है। पूरे मध्य प्रदेश में आप जहाँ भी किसी भी ज़िले में अगर आप हैं, कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर कोई समस्या है तो आप नोट करा सकते हैं। मोबाइल नंबर आप जो फ़ोन नंबर है वो है 0755 266 5036। इसके बाद मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये भोपाल की कोड के साथ लगेगा 266 5036। ये हमारे कार्यालय का नंबर है, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। साथ में मेल आप कर सकते हैं fdampbhopal@gmail.com, fdampbhopal@gmail.com। ये कंप्लेंट आप इन दोनों पे कर सकते हैं। साथ में कंप्लेंट करने के बहुत सारे तरीके दूसरे भी हैं, जैसे आप CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर सकते हैं।
हमें जो शिकायतें अभी मिलती हैं कार्यालय में, मुझे लगता है कि 50% शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आती है। और उसके साथ साथ सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें होती हैं उसकी अच्छी बात यह है कि उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे विभाग में शिकायत करना हो या फिर आपको किसी और विभाग से संबंधित कोई शिकायत है, आप वहाँ शिकायत करेंगे और आपको उसकी लेयरिंग इस तरह से है और उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था इस तरह से है कि बहुत संजीदगी से उनका जो शिकायतें हैं उनको निराकरण होता है। तो ये तरीके हैं, बहुत आसानी से लोगों के हाथ में हैं और शिकायतें करें। अगर आप मन बना लेंगे तो शिकायत भी आसानी से कर लेंगे। तो जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो उसके लिए आप ऐसा नहीं करें कि हम छोड़ देते हैं। बहुत बार हम जाने देते हैं कि ठीक है यार जाने दो इस बार, पर आप ये सोचें कि वो चीज़ दूसरे के साथ भी हो सकती है और हो सकता है उसके लिए प्राण घातक हो जाए। इसलिए हमें जागरूक रहना है। जब भी कोई गलती समझ में आए, जहाँ पर भी हमें गलती समझ में आए, उसकी कंप्लेंट अवश्य करें। अखिलेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या मलेरिया विभाग का कार्य होता है? क्या मलेरिया विभाग एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है या स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही आता है? मलेरिया विभाग स्वास्थ्य विभाग का ही एक अंग है और ये कार्यालय जो है मच्छरों जनित बीमारियों से बचाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। हमारे 2 कार्य हैं, एक तो कि मरीज़ को मलेरिया ही ना हो, तो बचाव और अवेयरनेस के कैंपेन, जागरूकता अभियान हमेशा सतत चलाया जाता है, जिसमें लोगों को सहभागिता और सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा, उसके बावजूद भी यदि मलेरिया होता है तो उसके उपचार की व्यवस्था करना। मलेरिया में उपचार उपलब्ध है, तो इसके लिए प्रत्येक गांव में आरोग्य केंद्र स्तर पर और जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केंद्र पर हैं उनको दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और दवाओं के साथ साथ समय समय पर उनकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे वो उचित समय पर उपचार दे सकें। ये सारी कार्य जिम्मेदारी मलेरिया विभाग की हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया मुझे कि ये विभाग एक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही आता है। किसी को डेंगू हो जाए तो उपचार के लिए आपने बताया, मलेरिया के लिए बताया, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, और मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग इसके लिए क्या स्टेप्स उठा रहा है, इस पर भी रोशनी डालें। बचाव उपचार से बेहतर है। कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी सिद्धांत पर चलते हुए कि ऐसी परिस्थिति ही ना पनपने दें, ऐसा ही ना होने दें कि व्यक्ति बीमार पड़े। इसके लिए व्यक्ति की सहभागिता और जागरूकता की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जब डेंगू हो जाता है और आदमी किसी नर्सिंग होम में भर्ती होता है तो भारी भरकम बिल और खर्चे से उसको रूबरू होना पड़ता है। इन सब से बचा जा सकता है बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से। पहली चीज़ ये है कि हम मच्छरों से अपना बचाव करें, तो घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अपने घर के, अभी हमारी जो टीम जाती है वो देखती है कि सकोरे जो पक्षियों को पानी पिलाने के लिए रखे गए थे, अब बारिश हो गई है, उनकी आवश्यकता नहीं है, मगर वो छत पे यथावत रखे हुए हैं और पानी बरसता रहता है। दूसरी चीज़ देखिए कि छतों पर हम भी अगर अपने घर की छत पे जाएं तो दुनिया भर का कबाड़ा, टूटी बाल्टियाँ, टूटे कप, मग्गे और टायर, ये सब रखे रहते हैं। बारिश का जब पानी आता है तो वो इनमें भर के लार्वा के ब्रीडिंग सोर्सेज बन जाते हैं। सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा बीच में, क्योंकि हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। अशोक जी जबलपुर से। नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर मैं अपना प्रश्न रखिए। ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो डेंगू मलेरिया के बारे में आप बता रहे हैं, इसका बहुत सारा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या इसका पूरा इलाज क्या सरकारी अस्पतालों में अच्छे से मिल जाता है या फिर किसी स्वास्थ्य विभाग में भी जाके पता कर सकते हैं या वहाँ से कोई मार्गदर्शन अच्छा मिल जाए? जी ऐसा कुछ है क्या? मलेरिया का पूरा उपचार आपको हर ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ता कार्यरत है और एक ग्राम आरोग्य केंद्र है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो मलेरिया की आपकी जांच भी हो जाएगी और आपको पूरा निःशुल्क उपचार उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। डेंगू और चिकनगुनिया की जो जांच है वो भोपाल स्तर पर ही होती है। वहाँ आप अपनी संस्था में जाएंगे तो वहाँ से आपको परामर्श दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आकर आपको जांच कराना पड़ेगी और जांच के बाद जैसा मैंने बताया चिकनगुनिया कोई उपचार तो है नहीं, तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार जो भी आपको वो उचित समझेंगे वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अशोक जी उम्मीद करता हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर हम बात कर रहे थे इसके बचाव के बारे में और आप इसमें रोशनी डाल रहे थे, कृपया कर आगे बढ़ें। तो बचाव में मूल बिंदु तो यही है कि घर के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, और पानी अगर इकट्ठा भी होता है तो 7 दिन के अंदर पानी को बदल लें। 7 दिन में इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ अंडे देता है मच्छर तो उससे पानी में लार्वा प्यूपा की उसकी विकास की स्थितियाँ होती हैं और 7 दिन के बाद वो मच्छर बन के उड़ता है।
तो 7 दिन में यदि हम पानी को बदल लें तो मच्छर ही नहीं पैदा होगा। मैंने ख़ास तौर पे देखा है कि लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं और उसमें पानी यथावत रहता है और उसमें मच्छर के लार्वा अंडे देते हैं, तो मनी आए या ना आए मनी प्लांट में, लेकिन मच्छर पहले आ जाती हैं और लार्वा से अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस पानी को ज़रूर बदलते हैं। बाथरूम में एक मटका रखा रहता है पुराने घरों में, जिसमें बार बार पानी हम डालते रहते हैं, तो सप्ताह में एक बार पानी को पूरी तरह से खाली करके सुखा के उसको पुनः भरें, पानी ना जमा होने दें। उसके बाद मच्छर से अपना बचाव करें, तो पूरी वहाँ के कपड़े पहने जाएं। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जो ट्राइबल क्षेत्र में ज़्यादा मलेरिया होता है, वहाँ लाइफ स्टाइल इस तरह होती है कि शरीर पूरा खुला रहता है और मच्छर आसानी से बाइट कर जाता है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी एक बहुत अच्छा आदत है और बहुत अच्छा तरीका है, तो इसका उपयोग करना चाहिए, काफ़ी कुछ उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा एक लार्वीवोरस फिश गम्बूसिया होती है, जो हमारे कार्यालय द्वारा निःशुल्क वितरण की जाती है। कोई भी वाटर बॉडी ऐसी है तो वहाँ पर अगर इस मछली को छोड़ दें तो ये बहुत जल्दी सर्वाइव करती है और इसका खाना ही लार्वा है, तो ये लार्वा को खा के लार्वा नष्ट करती है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सस्ता, बहुत अच्छा है, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो छोटी छोटी इन आदतों से सुधार किया जा सकता है। जी जी जी, बहुत लाभदायक जानकारी दी। प्रश्न तो बहुत सारे थे पर समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी लाभदायक जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चलिए, तो हमने खाद्य सुरक्षा के बारे में बात कर ली, डेंगू मलेरिया के बारे में बात कर ली, इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी समझ लिया। मानसिक और शारीरिक तौर पे अब हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, चलिए आइए एक सैर पे चलते हैं और फिटनेस की एक सैर करते हैं। साथियों, कुछ जिम के मेंबर्स यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। चलिए, कम ऑन। आइए हम मोहित जी से बात करते हैं इस वर्कआउट के बारे में। तो मोहित, आप हमें ये बताएं कि एज ए फिटनेस ट्रेनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग आपके पास आते हैं, सबका आप वर्कआउट अलग अलग डिज़ाइन करें, तो किस तरह का वर्कआउट होता है उनके लिए? जब बेसिकली हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उनकी एज के ग्रुप, जो उनकी एज ग्रुप होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनका प्लान करते हैं। जो अगर कम एज के आते हैं तो उनका हमारा बेसिकली वर्कआउट होता है। इसमें भी डिफरेंस वेरिएशन इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमें ये चीज़ पता चले कि उसने पहले कभी वर्कआउट किया है या नहीं किया। जी, और सबका मोटो भी मुझे लगता है कि अलग होता है। किसी को अपने बाइसेप्स बनाने हैं, किसी को अपर बॉडी लुक चाहिए, है ना, किसी को सिर्फ फिटनेस चाहिए। तो उस क्या होता है कि जब यंगस्टर्स आते हैं तो फिटनेस के बारे में जाना आपने, ये हर एज ग्रुप का अलग होता है और उनके एज के हिसाब से होता है। तो हमें किसी को पूछना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमारी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। जैसी एक्सरसाइज वो बताएं तभी करनी चाहिए। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं मन में, इवेंट्स को लेके भी हैं, मैंने बताया था। जैसे कि हम बात करने वाले हैं इवेंट्स के बारे में, इवेंट इंडस्ट्री के बारे में, इवेंट्स मैनेजमेंट के बारे में। तो हमारे बीच में शिप्रा तिवारी जी, जिनने बहुत कम उम्र में
बहुत नाम बना लिया इस इंडस्ट्री में, और मिंटो हॉल जो कि हमारी पुरानी विधानसभा है उसकी इवेंट मैनेजर भी हैं। नमस्कार शिप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे कार्यक्रम में। आपके सभी अतिथियों को भी स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। शिप्रा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अपने बारे में कुछ बताएं, आपका कैसे आना हुआ इस इंडस्ट्री में, क्या भोपाल की हैं या कहीं बाहर की हैं? सर मैं भोपाल की हूँ, और जैसे आप ABCD क स्कूल से सीखते हैं, फॉर्चुनेटली मेरी प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से ही ये शायद शिक्षा दी थी। जब टीचर्स डे होता है या कोई भी एनुअल फंक्शन होता है, आई वॉज द वन जो हमें हमेशा बोला जाता था कि ये देख लो, ये कर लो। तो शायद तब से ही इनबिल्ट आता गया थोड़ा थोड़ा। और बोलते हैं कि काफ़ी कोशिश करी कि नहीं कुछ और करें, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेनिटी वाली फील्ड है। पर बोलते हैं डेस्टिनी होता है, और धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और सीखने को भी बहुत बाकी है। ये फील्ड असामान्य रूप से बहुत बड़ी है, जितना हम सोचते हैं उससे भी बड़ी है। तो बहुत सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे सर। जी बिल्कुल। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जीवन के आखिरी दिन, आखिरी पल तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और शिप्रा जी ने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें हमारी स्कूल लाइफ से शुरू हो जाती हैं, वह हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे को गुरु होते हैं, वो हमें सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, और हमें किस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है वो हमें अग्रसर करते हैं। शिप्रा जी, जैसा कि आपने बताया, एक बड़ा अजीब सी बात देखी जाती है, इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अधिकतर पुरुष मेल्स देखे जाते हैं, और बीइंग अ फीमेल, जबकि हम ये बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े यहाँ तक पहुँचने में अभी तक? सर मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो भारतीय महिला है वो बहुत ही ब्रेव है, बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ कर सकती है जो पहले हम सोचते थे कि वो महिला नहीं कर सकती है। आप देखिए अंतरिक्ष में, देखिए आप स्पोर्ट्स में, देखिए आप एंटरटेनमेंट फील्ड में, देखिए आपको हर जगह महिलाओं का आज कहीं ना कहीं दबदबा दिखेगा कि हाँ वो हैं। और क्यों ना फिर इवेंट फील्ड रह जाए। तो अभी भी मेरे अलावा भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। चैलेंजेस होते हैं सर, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो आपकी खुद की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इवेंट कभी टाइम बाउंड नहीं होता है। तो कभी आपका इवेंट रात में ख़त्म हो रहा है, कभी आपका अर्ली मॉर्निंग इवेंट हो रहा है। प्लस महिलाओं के साथ आपका घर परिवार एक हमेशा से एक रहा है कि एक प्रायोरिटी में हमेशा रहता है। तो आप ये नहीं, आपके दिमाग में ये भी रहता है कि जैसे जो शादीशुदा महिलाएं हमारी, वो कितना भी काम कर रही हैं ऑफिस में, पर उन्हें घर जाके क्या खाना पकाना है वो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं, ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि दे कैन डू मल्टीटास्किंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहा भी जाता है महिला घर का स्तंभ होती है, पिलर होती है, और वही घर को आगे बढ़ाती है, घर को लेके चलती है। और एक महिला ही होती है जो घर, व्यवसाय, सब चीज़ों को साथ में बांध के लेके चल सकती है। शिप्रा जी, आगे जानना चाहेंगे कि इवेंट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती क्यों है? हम आजकल देखते हैं बर्थडे हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, शादी हो रही हैं, आजकल हर जगह पे एक इवेंट मैनेजर की, इवेंट मैनेजमेंट की बात की जाती है। तो इस फील्ड की आवश्यकता पड़ी क्यों? सर देखिए, आप अगर आप परिभाषा देखिए, इवेंट मैनेजर, आप जनरली किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे इवेंट और उसका मैनेजमेंट करने वाला। पर शायद मेरे लिए ये परिभाषा नहीं करती। मेरे लिए परिभाषा है जब आप कोई भी इवेंट करते हैं, आपके बच्चे का जैसे फर्स्ट बर्थडे, आपके लिए वो बहुत प्रीशियस है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है। और हमारे लिए वो इमोशन है, आपकी हैप्पीनेस है, आपका टुगेदरनेस है, आपकी फैमिली है, और आपकी वो यादें हैं जो आज से 50 साल तक साथ में रहेंगी। तो उन यादों को संजोने के लिए वो इवेंट मैनेजर कितना अच्छा कर सकता है और क्या क्या आइडियाज़ ला सकता है। इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि 2-4 चीज़ें लगा दी और हो गया, नहीं। आपकी खुशी कैसे कैसे संजोई जाएगी, वो है इवेंट मैनेजर का काम। जी बिल्कुल। तो यादें तो हम बनाने के लिए देखते ही हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। उन फ़ोटोज़ और सेल्फी के जो पॉइंट्स हैं वो भी मेरे ख्याल से इवेंट मैनेजर ही तैयार करता है, और तभी हमें उस फ़ोटो का मज़ा आता है, जो कि हम बैकड्रॉप, बैक सेटअप में देखा जाता है। कि यहाँ पर एक बात करेंगे कि इवेंट की, आपका एक इवेंट काफ़ी चर्चा में था, मिसेस ग्लैम नाम से, उस इवेंट पर रोशनी डालें। सर एक्चुअली बहुत दिनों से कुछ मिनटों में जब नहीं थी, तब उससे पहले मैं कुछ करवाना चाह रही थी, और उन लोगों के लिए करवाना चाह रही थी जो घर पे रहती हैं, कुछ नहीं करती हैं। और तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना महिलाओं के लिए कुछ करवाया जाए। और वो मेरा जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल महिलाओं के लिए था, जो शादीशुदा महिलाएं थी, स्पेशली उनके लिए। और क्योंकि जैसे ही फैशन का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि अरे मैं वेस्टर्न कपड़े, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फैमिली से, अभी कम हैं पर होते हैं कि मैं वेस्टर्न कपड़े कैसे पहनूंगी या कैसे करूंगी। तो वो स्टेज फियरनेस हटाने के लिए कि नहीं, जो भी महिला घर पे है वो उतनी इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही कॉन्फिडेंस से वो रैंप वॉक भी कर सकती है। तो
तो उसके लिए मैंने वो एक प्रयास किया था और फॉर्चुनेटली हमें बहुत बहुत प्यार मिला था उस इवेंट में, बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। और हमने 3 राउंड करवाए थे उसमें, और उसमें एक हमारा राउंड था जिसमें उनने इंडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं, एज अ भारत की गृहिणी के बारे में वो क्या सोचते हैं और भारत के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी उनने अपने विचार बताए थे। तो वो थोड़ा सा अलग था और बहुत प्यार मिला उस प्रोग्राम को। ये तो बहुत ही अच्छी सोच थी आपकी। तो हमारे घर की जितनी भाभियाँ हैं, बहनें हैं, उन लोग ने भी इस इवेंट के बारे में सुना और शिप्रा जी की बहुत अच्छी सोच ने इतना अच्छा इवेंट लाया। और खासकर हम भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हम भारतीय हैं तो उसको लेकर के क्या हमारे विचार हैं वो भी रखने का मौका दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, क्या इवेंट मैनेजमेंट में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि चैलेंजेस चलते रहते हैं उसमें अलग अलग जगहों पे, तो क्या इसमें भी कोई डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसको आप किस प्रकार से मैनेज करती हैं? सर, एक इवेंट मैनेजर होता है वो बहुत बड़ा ऋणी होता है। ऋणी कैसे होता है? जो बाहर झाड़ू लगा रहा है उसका, जो नगर निगम वाला झाड़ू लगा रहा है उसका, जो एमपीबी लाइट दे रहा है उसका, जो हमारे बैक इंजीनियर्स काम करते हैं उनका, जो कुर्सी लगाते हैं उनका, जो टेंट लगाते हैं उनका। मतलब ये लिस्ट अगर मैं आज अभी शुरू करूँ तो शाम तक ख़त्म नहीं होगी। तो ये एक टीम वर्क है सर। इवेंट मैनेजर खुद में कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम वो लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आप जो सोच रहे होते हैं वो हमारी टीम को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और आज जो भी कुछ हूँ मैं, वो मेरी टीम की वजह से हूँ सर। अगर मेरे पीछे मेरी बैकअप टीम ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सोचिए आज, क्योंकि आज का जो अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। तो आप वर्चुअल मीटिंग करते हैं, आप वाईफाई पर डिपेंड करते हैं, आप बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। और जब तक आपके पास अच्छा इंजीनियर नहीं हो, आपके पास अच्छी बैकअप टीम नहीं हो, तब तक आप कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अकेले चला था सफ़र में, लोग मिलते गए, साथ मिलता गया और कारवा बनता गया। शायद इसी को कहेंगे टीम वर्क। और जो शिप्रा जी ने हमें बताया, शिप्रा जी कई बार ये देखते हैं कुछ भी, कोई शादी भी हो रही है, कोई प्रोग्राम भी हो रहा है, कोई बर्थडे भी सेलिब्रेशन हो रहा है और आप लोगों का काम आखिरी मोमेंट तक चलता रहता है। और हमेशा आप ये कहते हैं हम तो तैयारी कर रहे हैं, अभी हम कर ही रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा समझाएं, इसमें हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या कर रहे हैं। सर देखिए, ब्रीफिंग तो एक रहती है कि हाँ गेस्ट ने बोला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, बट क्या होता है कि हम इतना सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। जैसे आप बर्थडे पार्टी भी नहीं लें, एक नॉर्मल प्रोग्राम लें, कॉन्फ्रेंस लें, तो आपने किसी गेस्ट को बुलाया, लास्ट मिनट वो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो चेंजेस सामान्य तौर पर हो जाते हैं कि आप उनकी एक सीट लगाते हैं, उनके लिए एक टेबल लगाते हैं, वो आप हटा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती है। तो आप ये सोचिए कि इवेंट मैनेजमेंट ऐसा है कि हाँ मैंने एक बार चीज़ कर दी है एंड आई एम डन। ये ऐसा नहीं होता सर। आपको हर मोमेंट के लिए तैयार रहना पड़ता है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना रहता है, आपकी टीम के साथ तैयार रहना पड़ता है। मैं आपको फिर से बोलूँगी, इवेंट मैनेजमेंट विदाउट टीम कुछ भी नहीं है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आखिरी मोमेंट तक चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम तो वैसे भी इंडियंस हैं, भारतीय, और हमारे दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें सीखने का और करने का बहुत मन रहता है। भाई आप लोगों के मन में हो रहा होगा ना, इवेंट के जो स्टूडेंट्स हैं या जो घर में इवेंट करना चाह रहे हैं वो लोग भी सोच रहे होंगे ना हम इवेंट को कैसे करें। तो शिप्रा जी से पूछना नहीं है तो जल्दी से फ़ोन लगाएं, हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। शिप्रा जी मैं जानना चाहूँगा, एक अपना पोस्ट करके जी आपने एक पोर्टल बनाया है, उसका भी काफ़ी नाम हुआ है और उसमें आप काफ़ी प्रयासरत हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर एक्चुअली जब मैं टीवी पे प्रोग्राम्स देखती हूँ कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं चैनल पे, और मैंने देखा कि एक जो बच्चा जो शायद स्लम में रहता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि ऑडिशंस तो बड़े बड़ी जगह पे होते हैं ना, पर वहाँ तक कैसे पहुँचेगा वो? क्या वो ट्रेन की टिकट कटा के वहाँ पे जाके किसी होटल रूम में रह के लाइन में लग के ऑडिशन दे पाएगा? कुछ दे पाते हैं, कुछ के साथ किस्मत रहती है, कुछ के साथ माँ बाप का आशीर्वाद रहता है, पर कुछ नहीं दे पाते हैं। मेरा प्रयास ये था कि क्यों ना एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे ये जो सारे फर्म हैं वो वहाँ से उन बच्चों को लें जो या महिलाओं को लें या बच्चियों को लें जो वहाँ पे टैलेंटेड हो और वहाँ पे एक चांस दें। तो ये एक प्रयास करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सर, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी, लास्ट मोमेंट तक करती रहूँगी। जी बिल्कुल। तो समाज के लिए काफ़ी जागरूक हैं और समाज सेवा में निरंतर प्रयास करती जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जो गरीब बच्चे हैं या जो सक्षम नहीं हैं या जो थोड़े से पीछे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली बोलें, चाहे इकोनॉमिकली बोलें, चाहे उम्र के हिसाब से बोलें, वो शिप्रा जी से कांटेक्ट करें और सीखें और जुड़ें और ये बताएं कि हम क्या क्या हमारे अंदर टैलेंट है और अपने टैलेंट को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। शिप्रा जी यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस आते थे यंग एज में
और बहुत शुरुआती दौर में, कई बार होता है आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी रहती है जी। जैसे आज आप जिस पोजीशन पे आई हैं, कहीं ना कहीं बहुत लंबा स्ट्रगल रहा होगा आपके सामने। वो स्ट्रगल की पीरियड को थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि हम आज निकले हैं इवेंट में और अब पहले दिन ही आकर के कुछ नया पोजीशन आ जाए। सर एक्चुअली लोगों को शायद पता नहीं है, मेरी शुरुआत हुई थी पैम्फलेट बांटने से सर। मैं पैम्फलेट बांटती थी, मैंने रोड शोज़ किए हैं, मैंने बहुत सारी शोज़ में एंकरिंग करी है, और धीरे धीरे करके चीज़ें समझनी पड़ती है सर। आप सोचते हैं कि आज मैं आ गया और मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ कुर्सी लगेगी और मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं, ऐसा नहीं होता सर। आपको समझना पड़ता है वो कुर्सी वहाँ क्यों लगेगी, और अगर वहाँ नहीं लगेगी तो नेक्स्ट टाइम मैं कहाँ लगाऊंगा तो अच्छी लगेगी। तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ती है। इवेंट मैनेजमेंट आप जितना समझेंगे उतना ज़्यादा आएगा, और इवेंट मैनेजमेंट में आपको धैर्य की बहुत ज़रूरत है सर। अगर आपको कंटिन्यूसली एक ही इंसान एक चीज़ पूछ रहा है ना, तो आपको उतनी ही आराम से उनको बताना है कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, बट ये होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी फॉर्चुनेटली कोई भी इंसान ऐसा है जो आप कोई चीज़ अच्छे से कहें वो मना कर देगा कि नहीं मैं ये नहीं चाहता। मुझे लगता है इंडियंस और हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बस शायद हम उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं कई बार, बट लोग सभी अच्छे होते हैं सर। जी बिल्कुल। तो लगातार मेहनत करते जाना है, फल मिलता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे आप। ये आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी काम को छोटा नहीं समझे, किसी भी काम को बड़ा नहीं समझे। हमें हर काम को करना है, हर चीज़ को सीखना है, तभी इवेंट मैनेजमेंट होगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट है सभी चीज़ों का मिक्सचर, और आपको हर चीज़ आनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ उसके लिए। शिप्रा जी, ये जानना चाहूँगा कि आप मिंटो हॉल को आज मैनेज करती हैं, उस पर मुझे बात करना, मतलब काफ़ी प्रश्न है मन में, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं, फिल्म की शूटिंग्स भी होती हैं और कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो कैसा रहा सफ़र आपका अभी तक का यहाँ पर? सर शायद इन 4-5 सालों में अगर मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मेरे पीएस सर हैं, मेरे एमडी सर हैं, मेरी टेक्निकल टीम है, मेरे इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। मैं शायद सर नाम मैं वही बोल रही हूँ, इतनी बड़ी लिस्ट है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कॉल किया हो टचवुड आज तक और उन्होंने बोला हो कि नहीं शिप्रा ये ठीक नहीं है, तुम गलत बात पे बात कर रही हो। मैंने जब भी जिससे भी मदद मांगी है बिल्कुल खुले दिल से मदद मिली है सर, और शायद उन्हीं की मदद के कारण मैं आप बोल सकते हैं कि मैं इवेंट मैनेजर हूँ। मैं सिर्फ रख रखाव कर रही हूँ सर मिंटो हॉल का, वो हमारी भोपाल की धरोहर है। और ये बात शायद सबको समझनी चाहिए कि हम कोई चीज़ अगर वहाँ पे करना चाह रहे हैं तो वो एज अ धरोहर कर रहे हैं। हम हमारी एक 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है वो, और अब क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में आ रही है तो बहुत सारे लोग उसे जान रहे हैं, तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है वो कि हम भोपाल में मिंटो हॉल में हैं, और आप कोई भी प्रोग्राम करवा रहे हैं तो वो आपके लिए भी प्राउड मोमेंट है कि आप मिंटो हॉल में सर। जी बिल्कुल। मिंटो हॉल भोपाल में है, उस पर हमें काफ़ी गर्व होना चाहिए, और वो वहाँ इतनी सब उपलब्धियाँ चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर हमें काफ़ी खुशी होना चाहिए। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को, हमारे यंग इवेंट्स वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर देखिए, मेरे नाना जी कहा करते थे कि जो काम आप नहीं कर सकते उसकी इज्जत करना चाहिए। तो मैं सड़क पे झाड़ू नहीं लगा सकती तो मैं उस इंसान की इज्जत करूँगी जो मेरे लिए झाड़ू लगाता है। तो अगर आप इवेंट फील्ड में आना चाहते हैं तो आप ये मत समझिए कि मैं ये नहीं कर सकती, आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर करेगा, आपका अगर उद्देश्य सही हो तो। और आपको उसके लिए शर्म नहीं करनी है कि अगर मुझे कुर्सी उठानी है या टेबल उठाना है या कुछ भी छोटे से छोटा काम करना है, आपको कभी वो झिझक मन में नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ पर्टिकुलरली यही है। तो इवेंट मैनेजर का काम सिर्फ खुशियाँ लाना होता है सर, चेहरे पे खुशियाँ और यादें होनी चाहिए, बाकी सारा इवेंट अच्छे से हो जाता है। जी बिल्कुल, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत हमारे दर्शकों को भी लाभ हुआ होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में धन्यवाद। यू। तो मेहनत करते जाएं, कहीं भी रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते जाएं, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी काम को छोटा नहीं समझें और निरंतर हर काम को करते जाएं, प्रयास करते जाएं। आपको आज का हमारा कार्यक्रम मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ सीखने को, समझने को मिली होंगी, और उम्मीद करता हूँ आप हमसे जुड़े रहेंगे। और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में कुछ अन्य मेहमानों के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक लिए मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।
श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सहकार से समृद्धि के तहत भारत सरकार